तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स का जो फर्स्ट पार्ट था, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन से पहले वाला पार्ट, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस से क्या पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बीच में डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आज की क्लास में। चलो फिर, क्या था रिजिड बॉडी डायनामिक्स में? रिजिड बॉडी की सबसे पहले तो डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस याद है कि भूल गए? डेफिनेशन याद है रिजिड बॉडी की? Sir, a perfect body which does not get deformed. शेप और साइज चेंज नहीं होता। देखो, नो डिफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? शेप साइज चेंज नहीं होता, शेप साइज डू नॉट चेंज। बहुत बढ़िया बात है। पर एक और बात थी, जो प्रॉपर डेफिनेशन थी, वो क्या था? सर Yes, the distance सर between डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल्स never change. रिमेन कांस्टेंट, एक ही बात है ना? Yes, और इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि ये एक रिजिड बॉडी हो सकती है, ये बॉक्स, ये स्प्रिंग प्लस ये बॉक्स मिलाकर। कब? अगर V1 और V2 इक्वल हो तो। जब तक V1 V2 इक्वल रहेंगे, A1 A2 इक्वल रहेंगे, तब तक ये सिस्टम एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इवन दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज हो सकता है, पर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता उससे मतलब नहीं हमें, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे मतलब है, राइट? yes, ओके। इस ये वाला एग्जांपल और लिया था जिसमें कहा था कि ये एक रिजिड बॉडी, अगर दोनों के एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है, ओमेगा ओमेगा इक्वल है, रिंग के ऊपर दोनों स्लाइड कर रहे हैं, दोनों के दोनों ये बीट्स, तो दोनों बीट्स मिलाकर एक रिजिड बॉडी बनेंगी, क्योंकि हमेशा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर रहेगा। थोड़ी देर बाद बीट्स यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r ही रहेगा। ये डिस्टेंस क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों बीट्स का सिस्टम क्या है, रिजिड बॉडी है। ऑल्दो अगर मैं रिंग को इंक्लूड करने की कोशिश करूं तो रिंग के इस पॉइंट का इस बीट से डिस्टेंस देखो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए रिजिड बॉडी नहीं होगी। ओके, यस सर। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था कि अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो ए की मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने बोला था कि भैया ए की जो भी वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में जितनी मर्जी हो जाए, इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी इसके बराबर रहने वाली, बी के बराबर रहने वाली है, दैट इज 10 cos 30 डिग्री, तो 5√3 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी इधर तो 5√3 मीटर पर सेकंड रहेगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी मर्जी हो सकती है। और क्योंकि हमें स्पीड मिनिमम चाहिए, इसको हम कर देंगे 0, तो हमारी मिनिमम स्पीड आ जाएगी 5√3 मीटर्स पर सेकंड। सिंपल। yes, नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्या पढ़ा था हमने इसमें? हाँ, क्या पढ़ा था? प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होगा, रिजिड बॉडी इस तरीके से मूव करेगी कि इसके हर एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी। सब सारे वेक्टर्स इक्वल हैं, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो सबकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इक्वल होगा, और अगर आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो सबका एक्सेलरेशन भी हमेशा इक्वल ही रहेगा, है ना? इसको क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सबकी वेलोसिटी सेम है। हम सीधे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, ऐसे कर करके कितना आ जाएगा, हाफ टोटल मास, क्योंकि सबकी वेलोसिटी इक्वल है, सिंपली v स्क्वायर। ओके, yes, चलो इसके बाद आए थे प्योर रोटेशन पे। प्योर रोटेशन में क्या हुआ था, हमने बोला था ये मेरे पास रिजिड बॉडी है, मान लो इसको मैंने इस डंडे में फंसा दिया, इस सीक में फंसा दिया है। सीक कबाब का एग्जांपल लिया था मैंने आपके सामने। ये सीक में फंसाकर हम लोग इस सीक को घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? अगर हम इस तरीके से इसको घुमाते हैं तो क्या होगा, इसका हर एक पॉइंट इसी तरीके से रोटेट करेगा, राइट?
सबके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, सब लोग सेम टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, है ना। और ये क्या बन जाएगा, रिजिड बॉडी कहेगा, इसमें क्या बोलेंगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 एंड सो ऑन। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि क्या, जैसे कि ऑल पॉइंट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ ऑल द सेंटर, ऑल दी सर्कुलर पाथ लाइन है स्ट्रेट लाइन, सबका सेंटर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और क्या था, रिजिड बॉडी को क्या क्या कहेंगे हम, कि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात। हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया था, मतलब जो एक्सप्रेशन आया था उसमें एक टर्म आई थी, उसको हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था, आई बोला था, याद है। चलो, इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था हम लोगों ने क्लास के अंदर, बट अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से मोशन का टाइप चेंज हो सकता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था, रॉड है, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रख दूंगा तो मोशन एकदम डिफरेंट होगा इन कंपेरिजन टू अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रख दूं तो, राइट। अगर यहाँ से हटा के एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहाँ रख दूं तो बेसिकली इफेक्टिवली कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि हम रॉड को एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं, उसका डायमेंशन 0 मानते हैं। और अगर एक्सिस यहाँ हो जाए तो रोटेशन कुछ इस तरीके का होगा। तो ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ नेचर ऑफ मोशन कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम देखेंगे कि कंप्लीटली चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इन एन एटवुड मशीन द रेडियस ऑफ पुली इज 10 सेंटीमीटर, एज्यूमिंग नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड रोप, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली व्हेन ब्लॉक्स आर मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। ये एटवुड मशीन है, इसमें कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, और जो ब्लॉक्स का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, ब्लॉक्स की वेलोसिटी गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आपको बताना है कि अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना है। तो सीधी सी बात क्या कही थी हमने, अगर स्लिपिंग नहीं है तो जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है उतनी वेलोसिटी से यहाँ से रस्सी मूव कर रही होगी, तो उतनी वेलोसिटी से इस पुली का पॉइंट भी मूव कर रहा होगा, राइट। और अगर पुली का पॉइंट भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूज करके ओमेगा अल्फा दोनों निकल गए थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका बारी आई थी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन की। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ता है और घूमता भी। एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मतलब क्या होता है, रोटेशन अबाउट एक्सिस एंड एट द सेम टाइम एंड एक्सिस ट्रांसलेट्स। एक्सिस क्या करती है, ट्रांसलेशन परफॉर्म करती है, ओके। एक्सिस ट्रांसलेट करेगी और एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ओके बेटा, सिंपल सा है। पर उसको अभी पढ़ना नहीं हमें। हम फिर से काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, क्या आया था हमारा काइनेटिक एनर्जी याद है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया था प्योर रोटेशन में, है ना। क्योंकि जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया लिखाया क्या था, वो कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन, वो तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसको रिवीजन के बाद पढ़ेंगे, राइट। पर अभी जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोटेशन हम लोगों ने डिराइव किया था प्रॉपर्ली, क्या आया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया था, है ना। ओके ठीक है, मतलब वो बस मैंने निकाल के बता दिया था। अगला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट्स पॉइंट मास सिस्टम। वहीं हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर डेफिनेशन दी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल या आपका जो बॉडी है वो अपने स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है ना। रोटेशनल इनर्शिया कहा जा सकता है इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम उन्होंने निकाला था m1 के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकाला था, राइट। क्या आया था सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसके अबाउट आया था m2 आर स्क्वायर, इसका अबाउट आया था m1 आर स्क्वायर, और इसके अबाउट क्या आया था म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या था? ICM कितना था बताइए तो? म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू था रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कितना होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स आर स्क्वायर, राइट। Yes. कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये हम पर ने क्वेश्चन किया था, इसमें अपन ने क्या देखा था? एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आया था। इसका रीजन मैंने आपको नहीं बताया था, बट इसको हमने आगे जाके पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कि भैया इस पर्टिकुलर केस हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया है, वापस आज रिवीजन में एक्सप्लेन हो जाएगा कि कब ये काम करेगा कब काम नहीं करेगा, कि जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, राइट। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर करना है, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? तो हमने कहा था कोई नहीं, कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल ले लेना है, डीएम मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है r, और हमें लिखना है DI इज इक्वल टू DMR स्क्वायर, और इसका मतलब हमारा I आ जाएगा इंटीग्रेशन DMR स्क्वायर, राइट, है ना। सो सिंपल सा, कुछ खास इसमें नया नहीं है, क्योंकि हमारे सारे ऐसे सारे के सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हमें ऐड करना है, और ये उसका तरीका होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है R क्या है? इस DM मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। Yes, sir. चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। हम लोग आराम से इसको सॉल्व किए थे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए थे, dx लेंथ का ये स्ट्रिप काटे थे, इसका मास लिखे थे, dm लिखे थे लैम्डा dx, इसके बाद लिखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से पार्ट का di इज इक्वल टू क्या आएगा? dm एक्स स्क्वायर, है ना। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए थे, तो हमारा क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इज इक्वल टू कितना आया था बताइए तो? x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -L/2 से लेकर L/2 तक। I कितना आया था? ml square by 12. mr स्क्वायर बाय ml स्क्वायर बाय 12 आया था, राइट। ध्यान रखना है ये लैम्डा कांस्टेंट होने के केस में ऐसा आएगा, अगर लैम्डा मान लो x के साथ वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेट करके दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो भी आपको डेरिवेशन कराए हैं, जो भी आपको फॉर्मूले दिखाए हैं, वो सारे के सारे किस केस के लिए हैं? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस के लिए, ओके बेटा। Yes, sir. चलो अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। कितना आया था? ये सेम तरीका था, बस लिमिट -L/2 से L/2 की जगह 0 to L हो गया था, और आंसर क्या आया था? ml स्क्वायर बाय 3, है ना, है ना। Yes, sir. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पैरेलल टू रॉड। एक रॉड के पैरेलल जो एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? md स्क्वायर MD आएगा, square. जहाँ पर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड की d है, राइट, Yes, sir. है ना। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. इसके लिए हम लोगों ने दो तरीके बताए थे आपको। एक तो आपको प्रॉपर बताया था कि भैया यहाँ एक्स डिस्टेंस पे जाओ, स्ट्रिप काटो dx लेंथ का, उसका या कोई भी dm लिख लो, उसका डिस्टेंस d है, तो क्या हो जाएगा? dm d स्क्वायर इंटीग्रेशन dm d स्क्वायर, d स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dm md स्क्वायर, राइट। दूसरा तरीका क्या बताया था? च्युइंगम वाला तरीका था ना। Yes, sir. च्युइंगम मेथड बोल सकते हो आप उसको, कि एक च्युइंगम है पॉइंट मास है, वो एक्सिस से d डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? md स्क्वायर। उसको मैंने एक्सिस के पैरेलली या एक्सिस के अराउंड अगर मैं स्ट्रेच किया मैंने च्युइंगम को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, राइट, है ना। Yes, sir. सो आई जो है md स्क्वायर, सिंपल तरीके से दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ओके।
इसको भी हम लोग च्युइंगम वाले मेथड से कर सकते हैं कि च्युइंगम है, इस बार हमने एक्सिस के पैरेलल खींचने के बजाय एक्सिस के अराउंड घुमा दिया है च्युइंगम को, तो रिंग बन गया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। एम नहीं, आर स्क्वायर। नहीं तो हम लोग यहाँ पर डीएम मास का स्ट्रिप मान के डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते थे डीएम आर स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करोगे फिर से आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम एम आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट है ना। यस सर। दोनों तरीके से इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। आफ्टर दैट वी हैड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। इसके लिए हम लोगों ने इस टाइम पर तो इंटीग्रेशन का यूज़ किया था, हम थीटा एंगल पे गए थे, हमने डी थीटा एंगल का स्ट्रिप काटा था, इसका डिस्टेंस आया था आर साइन थीटा, हमने बोला था डीएम आर साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डीएम कितना आया था, लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा आया था, राइट। यस सर। आई ऐसे निकाला था, आंसर क्या आया था इसका करने के बाद, आई इज इक्वल टू आ गया था एम आर स्क्वायर बाय 2, राइट और रॉन्ग। थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी किया था हम लोगों ने इस केस में, 0 से लेकर 2 पाई तक, राइट। सिंपल है ना। यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, ये कितना आया था, ये भी आया था एम आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे किया था, हम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सिस, इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे गए थे और हम लोगों ने एक पतला सा रिंग काटा था डी एक्स थिकनेस का, राइट। और ये जो पतला सा रिंग था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिंग है और हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, हमने डी एम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर आर तक, वी गॉट द आंसर एम आर स्क्वायर बाय 2, राइट। यस सर। चलो, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर सिमिलर तरीके से क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 4 आया था, राइट। कैसे किया था इसको सॉल्व हमने, रिंग बनाया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, उसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि हाफ का फैक्टर रिंग में ऑलरेडी लगा हुआ था तो अल्टीमेट फाइनल आंसर में भी हाफ का फैक्टर लगा रह गया, इसलिए एम आर स्क्वायर बाय 2 का हाफ हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4, राइट। यस सर। चलो आगे बढ़े। हॉलो सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स डायमीटर, तो इसमें ध्यान रखना है हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, ऊपर नीचे ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा बताओ। सिंपली रिंग जैसा ही आएगा, रिंग कंसिडर कर। या तो रिंग कंसीडर करके च्युइंगम की तरफ खींच लो या फिर रिंग काट काट के निकाल लो, राइट, यस सर। है ना। हाँ या ना बोलो। यस सर। सो वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि डी आई कितना था, डी एम आर स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या आया था, हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, जो कि इरेगुलर है, क्योंकि अभी भी सारा का सारा जो मास है वो नहीं, अभी भी सारा का सारा जो मास है वो एक्सिस से आर डिस्टेंस पर ही है, राइट। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी कितना आया था, एम आर स्क्वायर ही आया था, है ना। तो बस वहाँ पे m का वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसमें ये m जो है वो इसका मास है, रिड्यूस होने के बाद का मास है, ओके, काटने के बाद जो बचा वो मास है वो m है। चलो, सॉलिड सिलेंडर एक्सिस के अबाउट डिस्क मान के बना लो, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, है ना। सर्कुलर आर्क अबाउट एक्सिस ऑफ सर्कल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा बताइए जरा, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सारा का सारा मास जो है आर डिस्टेंस पर ही है। ऐसे भी क्या हो सकते च्युइंगम मेथड से कि च्युइंगम थी उसको पकड़ के हमने सिर्फ आर्क में घुमाया, पूरे सर्कल में नहीं घुमाया, ठीक है। यस सर। चलो, सेक्टर का, सर सेक्टर का वही रहेगा जो कि डिस्क का रहता रहा, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, राइट। सो आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड।
हॉलो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? शेल है, बता दे यार। इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ा था, है ना? हम लोग क्या किए थे, यहाँ से थीटा एंगल पे गए थे, डी थीटा एंगल का एक स्ट्रिप काटा था, इसको हम लोगों ने, है ना, यस सर। और उसका डीएम लिख के मेहनत करके आंसर निकाले थे, राइट? सो आंसर कितना आया था? बाकी डेरिवेशन अगर पूरा देखना तो कराया, वो वही देख लेना। पर हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रिप काटा था हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए, राइट? आगे बढ़े। चलो, अगला है सॉलिड स्फेयर के लिए। सॉलिड स्फेयर के लिए दो उपाय हैं, या तो आप एक्स डिस्टेंस पे जाके हॉलो स्फेयर कंसिडर करके उन सारे हॉलो स्फेयर्स को जोड़ लो, या फिर वाई हाइट पे जाके डिस्क मान लो dy हाइट का, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लो। दोनों चॉइस है, दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, ठीक है? मैंने सिर्फ शायद हॉलो स्फेयर वाला कराया था, मैंने डिस्क वाला मेथड नहीं कराया था। कराया था क्या? नो सर। नहीं कराया था ना? डिस्क वाले मेथड में क्या करोगे, ये r है, ये y है ना? सो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। सो आपका जो डी होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एरिया इंटू डी वाई, थिकनेस, वॉल्यूम हो गया, डीएम आ गया, रो डीवी। रो कितना है, ऑब्वियसली रो है मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी वो हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, राइट? डी एम इज इक्वल टू रो डी वी। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका डी आई कितना हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, डी एम आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, राइट? सो डी एम की वैल्यू रो डी वी, जहाँ डी वी यहाँ से यहाँ करके हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो आपको विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू जो कुछ भी आंसर आना है आ जाएगा, ओके? 2/5। हाँ, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है? नहीं तो हम लोगों ने स्फेयर मान के तो इसको सॉल्व कर ही रखा, राइट? देखो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाते वक्त शायद बताया था, मेरे को हल्का फुल्का याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने बताया था कि नहीं, तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि हॉलो के लिए आप थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल काटेंगे, है ना? लेकिन सॉलिड के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। सॉलिड के लिए क्या किया मैंने, वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट काटी। हॉलो में मैं वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट का रिंग नहीं काट रहा, ठीक है? कारण मैंने बताया था, शायद आपको याद हो तो, क्योंकि यस सर। इसमें मास जो है वो टेढ़े साइड में है, तो हमें ये टेढ़ी लेंथ निकालनी है, और इसमें जो मास है वो एक्चुअल हाइट में, क्योंकि ये इफेक्टिवली एक बहुत पतला सा सिलेंडर है, इसमें इस छोटे से टेपर्ड पोर्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है ना? यस सर। सो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को हाइट चाहिए, इसलिए हम लोग वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट काट लिए, और यहाँ पे हमको ये वाली लेंथ चाहिए थी, स्लैंट लेंथ चाहिए थी। स्लैंट लेंथ करने के लिए हम लोग क्या किए, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का स्ट्रिप काट लिए। समझ में आई बात? यस सर। ऑब्वियसली इसमें भी वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट काट के मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, पर उससे मुझे फिर मेहनत करके स्लैंट लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर स्लैंट लेंथ के टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके? तो डबल मेहनत हो जाएगी। चलो, हॉलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस क्या आया था, मैंने बताया था, इसका आंसर भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग बाय एज्यूमिंग कि रिंग्स हैं, रिंग एक के अंदर एक खूब सारी रिंग्स रखे थे, इस रिंग्स को उठा दिया तो कोन बन गया, तो बेसिकली डिस्क और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था बताइए तो? एम आर स्क्वायर बाय 2। और वहीं सॉलिड कोन का क्या आया था, यही था ना? 3/10। हाँ, यस सर। ठीक है, ये सब अपन को आता है, ये हम लोग सब कुछ ये पढ़ चुके हैं, है ना बेटा? यस सर। चलो फिर, यस सर। चलो फिर, पिज्ज़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया था मैं एक स्लाइस खा गया था, तो बच्चा मास चेंज हो गया था, राइट? मास कितना हो गया था, 5/6 m। बाकी तो फॉर्मूला तो पिज्ज़ा का वही रहेगा जो कि डिस्क का था, राइट? यस सर। याद है कि भूल गए? नहीं सर यार। यस सर।
A ring, a disc, a cylinder, a spherical shell, a sphere, and a cone all have mass m and radius r. Arrange them according to their moment of inertia about their respective axis. ये भी सॉल्व किया था अपन ने. किसका सबसे ज्यादा होगा? रिंग का सबसे ज्यादा होता है ना? इसके बाद कौन आता है? शेल का, है ना? फिर डिस्क, डिस्क या फिर सिलेंडर, जो कि अल्टीमेटली स्फीयर से बड़ा है ना? यस सर, शेल मतलब स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और ये सॉलिड स्फीयर है. डिस्क और सिलेंडर, सिलेंडर क्योंकि सॉलिड है इससे डिस्क और सिलेंडर एक ही चीज़ है, ठीक है. आगे बढ़े. यस सर, यस सर. क्या बेटा? कौन भी सुना ही नहीं दिया मेरे को. लास्ट कौन लास्ट में कौन है? अच्छा, कौन भी है. कौन का तो 3/10 था, सबसे कम है, राइट. अगला क्या था हमारे पास? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है भाई? ये कहता है कि भैया देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये आ गया ICM. अगर इसके पैरेलल एक और एक्सिस ले लेता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैसे निकलेगा? उसके लिए मुझे इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा D. तो I विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD², जहाँ M क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास है, राइट. डेरिवेशन अगर देखने की इच्छा तो आप लोगों को मैंने करा रखा है, देख सकते हो वहाँ से, कोई नया नहीं है उसमें, ठीक है. आगे बढ़े. यस सर, After that, find moment of inertia I2 in terms of I1 in the following case if mass of the body is small m. अगर इस बॉडी का मास स्मॉल m है तो I1 और I2 के टर्म्स में निकालना है मुझे. I1 और I2 के बीच में रिलेशन निकालना है. I2 इन टर्म्स ऑफ I1 निकालना है. I1 I नो, I2 कितना है ये मुझे बताना है. मैं क्या करूँगा? देखो भैया, I1 और I2 के बीच में मैं डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं कर सकता. मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर एक और एक्सिस सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसको मैं बोलूँगा ICM, राइट. याद है? ICM इज इक्वल टू I1 माइनस MD², I2 इज इक्वल टू ICM प्लस MD². सो कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू I1 माइनस MD1² प्लस MD2², राइट. यस सर, चलो, अगला क्या था? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास M एंड रेडियस R अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. रिंग है जिसका मास मुझे दे रखा है M, रेडियस दे रखा है R. मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है. ठीक है. सो क्या आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इज इक्वल टू सिंपली MR² प्लस MR². अच्छा, पढ़ूँ, हाँ ठीक है. दैट इज इक्वल टू 2MR². कोई दिक्कत नहीं है इसमें. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. ये सब लल्लू लल्लू क्वेश्चन, एकदम आगे बढ़ते हैं. इसमें अपन ने मेहनत करी थी, ये जेई मेन में आया वो क्वेश्चन है, याद है? यस सर, हम लोग यहाँ पर हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ी थी? सबसे पहले तो डायग्राम देख के अभी भी लग रहा है ना कि O से आ रहा है, यस सर, बट तो पी सब जबकि जा रहा है P से, ठीक है. तो इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से डिस्टेंसेस निकाल के पैरेलल शिफ्ट करता रहूँ, लेकिन क्या मैं उतना पागल हूँ? नहीं. तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास तो O से जा रहा है ना, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकालते हैं. इसमें क्या फ़ायदा होगा कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल डिस्क हैं सबका डिस्टेंस सेम हो जाएगा. तो पैरेलल शिफ्टिंग के लिए मुझे सारा डिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, प्लस ये डिस्टेंस आसान है 2R. सो IO कितना हो जाएगा? एक डिस्क का MR²/2 प्लस बाकी 6 डिस्क का 6 टाइम्स MR²/2 प्लस M टाइम्स 2R का होल स्क्वायर, राइट. तो ये 4.5 हो गया, 4.5 × 6 27 हो गया, राइट.
27 प्लस हाफ 27 एंड हाफ 27.5 mr² है, राइट। तो आई पी कितना हो जाएगा, आई ओ प्लस प्लस कितना डिस्टेंस मूव करना है इस बार, आर 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 3r, 3R तो प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर, हाँ या ना, Yes. तो 7M 7m बेटा, टोटल मास को शिफ्ट करोगे ना, Yes. दैट इज इक्वल 27.5 प्लस 9 इंटू 7 63 mr², दैट इज 90.5, सो 181/2 mr²। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p। ओके, Yes. yes sir कोई दिक्कत, No. चलो फिर इसके बाद क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था, कुछ मुद्दे कि वैलिड कब है, वैलिडिटी कब है बताइए। तो सबसे पहले तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है ही नहीं, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, 2D होना चाहिए, लैमिना होना चाहिए, ओके। या ऑब्वियसली 1D इज ए सबसेट ऑफ 2D, तो वहां काम कर जाएगा, है ना। और कहाँ काम कर सकता है, जो 3 एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं। तो वो 3 एक्सिस कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया और इसको जेड बोल दिया, इस तरीके की एक्सिस होनी चाहिए, ओके। कोई दिक्कत, no sir देन 2 ऑफ द 3 एक्सिस मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ लैमिना। ये एक्स एक्स, जैसे इस केस में क्या था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लैमिना के प्लेन में लाई कर रहे हैं, या कहना चाहिए लैमिना जो है उनमें से 2 एक्सिस के प्लेन में लाई करना चाहिए, राइट। yes सो sir ऐसे में हम लोग क्या, हमारा थ्योरम था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। मतलब जो परपेंडिकुलर है ना लैमिना के, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, राइट। Yes. और कारण उसका सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल कारण था कि किसी भी अगर आप डीएम को कंसिडर करते हो तो वो डीएम का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर वाई है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हम सीधे क्या बोल सकते हैं, आई जेड या डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम टाइम्स इसका स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस डी आई अबाउट वाई एक्सिस, राइट, yes sir है ना। Yes, sir. और इसका रूट का स्क्वायर है ना ये बेसिकली, ओके। सो ये आ गया तो ऑब्वियसली बाकी तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. After perpendicular axis theorem, we went for finding the moment of inertia of ring about its diameter using moment of inertia about its axis. मतलब विदाउट इंटीग्रेशन हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं रिंग का, कैसे निकलेगा, हम बोलेंगे यार इसके अबाउट अगर I1 है, इसके अबाउट I है, तो इसके परपेंडिकुलर जो एक और एक्सिस है उसके अबाउट भी I1 ही रहेगा। सो I1 plus I1 is equal to I. This means I1 is equal to I by 2, that is equal to 1 by 2 times mr square, right। आगे बढ़े, Yes, sir. yes sir next find moment of inertia of disk with mass m and radius r about an axis lying in the plane of the disk and tangential to the disk। इस एक्सिस के बाद क्या करेंगे, इसका और पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाए, इसके और निकल गया, यहाँ से पैरेलल शिफ्ट कर दिया, राइट। Yes. या फिर यहाँ से डायरेक्टली पैरेलल शिफ्ट, नहीं उसमें ज़्यादा मेहनत है। या फिर अगर आपको ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला याद है तो ऑब्वियसली पैरेलल शिफ्ट कर ही सकते हो, है ना। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, याद हो गया, याद आ गया ना कैसे करते हैं।
Yes, sir. Moment of inertia of rectangular lamina of side length A and B and mass m about axis perpendicular to the plane of sheet passing through its center. इस शीट के परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके बाद मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। अगर इसका मास मुझे पता है m और मुझे ये भी मालूम है कि इसकी साइड लेंथ्स हैं a एंड b, तो क्या बोलूँगा? रॉड पकड़ के stretch हाँ, करेंगे। दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ I1 कैसे निकलेगा? तो बेटा I1 बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है ये इस रॉड को एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच करके बनाया गया Yes, sir. है ना? सो I1 विल बी सिंपली इक्वल टू m Square by 12. a स्क्वायर बाय 12। सिमिलरली अगर मुझे I2 चाहिए तो I2 के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो इस रॉड को हमारे इस वाली एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच करके बनाया गया है। तो I2 कितना हो जाएगा? m B square by 12. I कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 दैट इज m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12, राइट? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. इस रॉड, इस शीट को बनाने के दो तरीके हैं, या तो इस रॉड को इस एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच कर दो, या फिर इस रॉड को इस एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच कर दो, राइट? Yes, sir. चलो फिर, a square lamina of side length A has mass capital M, find the moment of inertia about one of its diagonal। ये हमारे पास एक स्क्वायर लैमिना है, साइड लेंथ है A और हमें इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना? तो हमने क्या बोला था, अगर इसके अबाउट I है तो इसके अबाउट भी I होगा। Yes, sir. तो इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट कितना हो जाएगा? 2I, है ना? Yes, sir. अब अगर इसके अबाउट I1 है तो इसके अबाउट भी I1 होगा, तो 2I कितना हो जाएगा? I1 प्लस I1, विच मीन्स I इज इक्वल टू I1। तो बेसिकली मैं डायगोनल के अबाउट निकालूं या इस एक्सिस के अबाउट निकालूं, बात बराबर है ना? अब अगर इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैं अगर ये वाला रॉड कंसिडर करूं और इस रॉड को इस वाली एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच कर दूं तो मुझे रेक्टेंगल मिल जाएगा या स्क्वायर मिल जाएगा, है ना? Yes, sir. सो दिस विल बी इक्वल टू m a स्क्वायर बाय 12। कोई दिक्कत? No, sir. चलो आगे बढ़े। तो मतलब सब याद आ रहा है ना बेटा? रिवीजन फालतू तो नहीं जा रहा एकदम? No, sir. Nice, sir. चलो फिर, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लैमिना विद हाइपोटेन्यूज L हैज मास कैपिटल M, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू राइट एंगल्ड वर्टेक्स। बेसिकली क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में जो लिखा वो अपनी जगह पर है, तो इसका डायग्राम बनाने में भी टाइम लगेगा। डायग्राम क्या कह रहा है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनियस L लेंथ का है, मास है इसका M, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है अबाउट द प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू राइट एंगल्ड वर्टेक्स। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बताना है ना? तो याद तो होगा आप लोगों को कैसे किया था इसको। Yes, sir. 3 ट्रायंगल जोड़ दिए थे, है ना? 1 2 3, राइट? 3 ट्रायंगल जोड़ दिए थे तो एक पूरा स्क्वायर बन गया था, और स्क्वायर जिसका साइड लेंथ L है उसका इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, कितना आया था? तो 4I हो जाएगा वो। 4I इज इक्वल टू टोटल मास 4m टू L स्क्वायर बाय 6। बोलोगे 6 कैसे आया? इसके बाद L स्क्वायर बाय 12, इसके बाद L स्क्वायर बाय 12, कितना हो गया? है ना? सो दिस मीन्स I कितना हो गया था? ml स्क्वायर बाय 6, राइट? आगे बढ़े। Yes, sir. हमें इस पॉइंट P के अबाउट इस L लेंथ का, L बोल रहा हूँ, L शेप का जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दोनों साइड्स जो हैं मास M की है, लेंथ L की है। क्या किए थे? इसका तो मालूम ही है, ml स्क्वायर बाय 3। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर मास का और निकालेंगे और पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, राइट? Yes, sir. इसका और कितना प्लस कितना आ जाएगा, ये ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये वाला डिस्टेंस d कितना है?
the root L by 2. ठीक है, सो एम एल स्क्वायर इंटू 5/4, राइट। कोई दिक्कत? No. तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग आ गए थे टॉर्क पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो गया, टॉर्क पे आए थे। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बोला था एक छोटे सा चीज बचा हुआ है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या था वो। एक मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, बेसिकली थ्योरी नहीं हो, क्वेश्चन ही है, जिसमें मेरे को ये एक हॉलो सिलेंडर गिवन है। क्या गिवन है? क्या गिवन है? hollow cylinder. हॉलो सिलेंडर। और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का और निकालना है। क्या करोगे? इनके परपेंडिकुलर एक्सिस का पता है। लगेगा ही नहीं, 3D ऑब्जेक्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे और रिंग काटेंगे। क्या काटेंगे? पकड़ के स्ट्रेच कर देना. नहीं, पकड़ के स्ट्रेच भी कैसे करोगे? ना तो आप एक्सिस के आउट घुमा के चारों तरफ घूम रहे हो, ना आप एक्सिस के पैरेलली जा रहे हो, राइट। Yes sir. समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? Yes sir. हमने बोला इसका मास लेट से dm है, तो dm का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना होगा? di हो जाएगा इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, दैट इज dm r²/2। इसका रेडियस मैंने r मान रखा है, लेंथ l मान रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत? सो di कितना हो जाएगा? dm इंटू r²/2 प्लस dm x², यस और नो? Yes, sir. Yes sir. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm r²/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm x², राइट। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा रिंग का, डिस्क का, सॉरी, राइट। Yes sir. और ये बिल्कुल वैसा ही ना जैसे रॉड का होता है, मतलब ही नहीं इसको बाकी चीजों से, Yes sir. ठीक है, प्लस समझ में आई बात? दो केसेस में काम करता है ये तरीका कि भैया आपने इस रिंग का प्लस रॉड का जोड़ के निकाल दिया। दो केस में काम करता है। किस किस केस में? एक तो हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, बस, ठीक है। इसलिए अलग से थ्योरी नहीं है, तरीका है, बस एक क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पे इसके अबाउट भी काम करेगा और ऑब्वियसली इसके अबाउट भी काम करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा उसके अबाउट भी काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि प्रोसेस तो सेम टू सेम है ना, बस लिमिट चेंज हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। बेसिकली ये क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स किसी चीज़ को कैसे रोटेट करता है, उसका रोटेट करने की कितनी क्षमता है किसी फोर्स के पास, किसी ऑब्जेक्ट को, या रोटेशन में चेंज लाने की कितनी कैपेबिलिटी है, वो टॉर्क है, राइट। मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं इसको, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ हाँ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर। It is responsible for changing state of rotational motion, okay, and it is also called turning effect of force या फिर rotating effect of force। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? No sir. नो सर। टॉर्क दो तरीके से डिफाइंड है, एक पॉइंट के अबाउट और एक एक्सिस के अबाउट, राइट। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे डिफाइंड है? किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए हमने बोला, मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी पर कोई फोर्स लग रहा है, लेट से एफ वेक्टर, ठीक है। सो ए से बी का जो पोजीशन है वो है आर वेक्टर। तो हमने क्या बोला था? टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है न्यूटन मीटर,
ओके, डायरेक्शन क्या होगा इस केस में? इस केस में डायरेक्शन होगा आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ, राइट? कोई दिक्कत? चलो, हम लोगों ने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए थे। ऑब्वियसली आर क्रॉस एफ में मैंने क्या क्या सीखा था? ये आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर सकते हो, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कर सकते हो, या फिर सिंपली आर एफ साइन थीटा कर सकते हो, राइट? जहाँ ये वाला एंगल थीटा है ना। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर आर एफ साइन थीटा, सबसे आंसर आएगा जो भी आसान पड़े जिस केस में। सो वी हैव टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स अबाउट, अच्छा, हमें इस फोर्स का टॉर्क ए बी और ओ तीनों के ऊपर निकालना था। ए के अबाउट 0 होगा, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भैया ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0 है। आर परपेंडिकुलर 0 है, इसलिए टॉर्क 0 है ना। बी के अबाउट कितना होगा? आर परपेंडिकुलर ये रहा 5 इंटू 10 50 अंदर की तरफ, राइट? और ओ के अबाउट भी आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर क्योंकि इसके अबाउट और इसके अबाउट सेम है, इसलिए कितना रहेगा? 50 रहेगा अंदर की तरफ, राइट? और इससे में क्या सीखने को मिल रहा है? इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो सबसे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस सेम है, इसलिए सबके अबाउट टॉर्क कितना रहेगा? 50 अंदर की तरफ, राइट? इतना ही नहीं, इस पॉइंट को, इस फोर्स को आप यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है लाइन ऑफ एक्शन का, इसलिए टॉर्क इन सारे पॉइंट्स के अबाउट सेम रहेगा। इनफैक्ट एक चीज समझ लो, एक फोर्स को अगर आप उसी की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव कर दो तो किसी भी एक्सिस, किसी भी पॉइंट के अबाउट, एक्सिस नहीं बोलूंगा बट किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चेंज नहीं होगा। होगा क्या? क्योंकि फोर्स चाहे यहां लगे, चाहे यहां लगे, चाहे यहां लगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका यही है, इससे सबका यही, आर परपेंडिकुलर सबका सेम है, राइट? सबका नहीं, इनमें से किसी पॉइंट पे एक्ट करे, किसी भी दूसरे पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा। इसलिए अगर आप एक फोर्स को अब उसकी लाइन में मूव कर रहे हो तो उससे किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो आगे। क्वेश्चन था सिंपल सा, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम t। एक मास m का प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर फायर कर दिया है, ये ऐसे क्या, टक 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 टक, और यहाँ जाके लैंड कर गया, है ना। टाइम t पे यहाँ कहीं पे होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, ये रहा r परपेंडिकुलर, ये r परपेंडिकुलर कितना है? u cos थीटा इंटू टी है। सो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टी टाइम्स mg, डायरेक्शन अंदर की तरफ। कोई दिक्कत? सिंपल है ना। आप ऑब्वियसली इसमें r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर कर सकते हो, बट उससे कोई फायदा होगा नहीं, है ना। कोई दिक्कत? कोई खास डिफिकल्ट भी नहीं होगा वो, क्योंकि आर वेक्टर क्या लिखोगे आप? आर वेक्टर लिखोगे आप समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, राइट? और एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस एम जी जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जे कैप का आना नहीं है, आई कैप और जे कैप का ही आना है। वो तो ऑब्वियसली हम भी वही कर रहे हैं ना, आई कैप यू कॉस टी इंटू जे कैप, ये तो कर रहे हैं हम लोग, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस को टॉर्क कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये आर है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है इस आर से जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? अब इस फोर्स के 3 कंपोनेंट कर लो, हाँ। एक कंपोनेंट इस आर वेक्टर के अलोंग, एक कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल, और एक कंपोनेंट दोनों के परपेंडिकुलर, राइट? सो मैंने आपको बताया था इसके अबाउट तो टॉर्क आएगा ही नहीं, इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क आपका
एक्सिस को तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर एक्सिस स्ट्रांग इनफ है तो घूमने नहीं देगा, राइट। यस सर। तो ये टॉर्क किसी काम का नहीं बचा, सिर्फ इसी फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वही काम का होगा। और ये टॉर्क हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग आने वाला है, हमेशा ही। अगर आपने टॉर्क निकाल लिया है तो टॉर्क का वो कंपोनेंट काम का है जो कि एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। याद है कि भूल गई वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। नहीं सर यार। चलो फिर, मैं बहुत देर से बकवास कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, 2 मिनट कर, मेरे को ब्रेक चाहिए। हम्म। वाह, सर तीनों में तो सेम ही आ रहा है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। देखो भाई, एक बॉब है मास m का, सर एल साइन थीटा इनटू एल। हम्म, हाँ ठीक है। एक बॉब है मास m का, इसको सस्पेंड कर दिया, यहाँ लग रहा है फोर्स mg, लेंथ l है, बॉब ऑफ ये एंगल थीटा गिवन ही है। फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टेंशन ऑन बॉल अबाउट पॉइंट O, पॉइंट B एंड एक्सिस OB। अगर O के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, R परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, है ना। तो L साइन थीटा इंटू mg, स्मॉल mg। डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। B के आउट लिखूंगा तब भी वही होगा। L साइन थीटा इंटू mg, बाहर की तरफ, और OB के आउट भी वही रहेगा। नहीं, टॉर्क अबाउट OB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। समझ में आई बात? मैंने इसमें भी बताया था कि अगर टेंशन का टॉर्क लिखना तो क्या होगा, O के अबाउट कुछ आएगा, B के अबाउट कुछ और आएगा, OB के अबाउट 0 हो जाएगा, राइट। O के अबाउट 0 रहेगा, B के अबाउट भी, B के अबाउट तो इतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, बट B के अबाउट जो भी रहेगा। OB के अबाउट टेंशन का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा,
ये जो ओ है इसके अबाउट एंगुलर, अच्छा एंगुलर मोमेंटम तो बाद में आएगा ना, चलो ठीक है। अगला फोर्स कपल। फोर्स कपल में क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, है ना, वी ऑलरेडी नो इट। Yes, sir. मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेज लगे कुछ इस तरीके से, दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एक एफ वेक्टर बोल दूंगा और दूसरा माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा, है ना। और इसका टॉर्क लिखना है तो अपन ने क्या देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ वेक्टर रहता है ना। बेसिकली सिंपली आप इसको आर परपेंडिकुलर आर वेक्टर कह दो तो भी काम चल जाएगा। हर एक किसी पॉइंट के बाद आप टॉर्क निकालोगे तो यही आएगा, जो कि आपके इस दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, है ना। डायरेक्शन हम लोग आराम से इस केस में देख सकते हैं कैसा आएगा, ऐसे, राइट। Yes, sir. तो इसमें कुछ खास नया या डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा ही है ना। सर आप डाउट्स कर लेंगे सर। इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद टाइम बचा तो लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में ले लेंगे, है ना, कल, ओके सर। ठीक है। चलो, फोर्स कपल के बारे में खास बातें क्या थी, फोर्स कपल डज नॉट एक्सर्ट अ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन दो इट एक्सर्ट्स अ टॉर्क। बिना नेट फोर्स लगाए टॉर्क अप्लाई करता है फोर्स कपल, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। नेट टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स कपल इज सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालोगे तो एक फोर्स कपल की वजह से सेम ही आएगा। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, टॉर्क इज सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स। हम लोगों ने इसका लिए थोड़ा सा मेहनत करके बताया था, राइट, शॉर्ट में मतलब बताया था मैंने कि कैसे ये आएगा। यही पॉइंट समझने वाला था, बाकी पॉइंट तो आसानी थे। क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैं सारे फोर्सेस के तीन कंपोनेंट करके, एक्स वाई जेड कंपोनेंट करके सबको कपल्स में तोड़ सकता हूँ, राइट, है ना। यस तो इफेक्टिवली सिर्फ अगर नेट फोर्स जीरो है तो हम मान सकते हैं कि सिर्फ कपल्स एक्ट कर रहे हैं। नेट फोर्स जीरो है, सिर्फ टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क जो है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम रहेगा, क्योंकि हर एक कपल का टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम रहता है। नेक्स्ट, अगर नेट फोर्स जीरो है और किसी एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है तो सारे एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो रहेगा। ये पिछले पॉइंट से डायरेक्टली फॉलो करता है और यही हमारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिस है, राइट। Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, उनका ये जो इफेक्टिव फोर्स मैं किस पॉइंट पे लिखूं जिससे टॉर्क चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये मेनली हमारे काम का होता है किस चीज़ के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड कर जाता है ना। यस सर। Yes, sir. हम लोग mg को सेंटर पे लगता हुआ मान लेते हैं ना भाई, सेंटर ऑफ मास पे। Yes, sir. चलो, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस की जगह नॉर्मल टू द ये है, ये नॉर्मल टू द स्क्रीन है, ठीक है। गिवन मास ऑफ स्फीयर इज कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R एंड इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन इज थीटा। हम क्या बोलेंगे, R इंटू एफ परपेंडिकुलर mg साइन थीटा, राइट। या फिर आप mg लेके R परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, वो आ जाएगा R साइन थीटा इंटू mg, बात एक ही है, राइट। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक क्या है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्या होता है, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है, राइट। या फिर आप इसको R वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर भी कह सकते हो, है ना। वो जो आपका जब आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपने जो बोर्स पोस्टुलेट पढ़ा था ना, MVR इज इक्वल टू NH/2 वो MVR क्या है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है। L इज इक्वल टू NH/2 ये फॉर्मूला है, ओके। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, L इज इक्वल टू NH/2।
सो आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। प्योर रोटेशन के लिए कितना हो जाता है, हम लोग सॉल्व करके शायद निकाले थे, मुझे याद नहीं है, बट आ जाता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। सॉल्व किया था शायद, ऐसे तो नहीं लिखाया होगा मैंने, है ना। Yes, sir. प्योर रोटेशन के लिए काम करता है, दिस इज ओनली फॉर प्योर रोटेशन। ओके, Okay. चलो अगला है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल वेक्टर। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। Yes. फॉर प्योर रोटेशन, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर। ओके, ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, दो तरीके निकाले थे। एक तो हम प्रॉपर्ली वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते थे, दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, टॉर्क को इंटीग्रेट करके निकाला था, राइट। Yes. भूल गए हो ना, ट्राई कर लेना खुद से। Okay. ये फिर से अलग अलग एक्सिस के अबाउट कोनिकल पेंडुलम का हम लोगों को, पिछली बार हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टॉर्क निकाला, अब सबका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम में भी वो प्रिंसिपल काम करते हैं एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने में, ठीक है, कि सिर्फ एक्सिस के लॉन्ग ही एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा प्योर रोटेशन के केस में। ओके, Yes. चलो काइनेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन, क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें। वेलोसिटी ऑफ जनरल पॉइंट कितना था, कितना आया था, M into ओमेगा इंटू आर पी। ओमेगा वेक्टर क्रॉस, इनटू मत बोला करो बेटा वेक्टर के केस में, क्रॉस आरपी वेक्टर, राइट। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्रॉस आर सी एम वेक्टर। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी कितना आया था, इसके दो कंपोनेंट थे सर, कौन कौन से, sir एक तो सर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर पी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर पी वेक्टर, राइट। ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल है ना। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सेम तरीके से क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सी एम वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर सी एम वेक्टर। रिलेशन बिटवीन ओमेगा अल्फा एंड थीटा वो तो अपने पास सही है ना। तीन इक्वेशंस थी जो न्यूटन इक्वेशंस। तो आगे बढ़ते हैं, और डायनेमिक्स में क्या क्या था, नेट फोर्स कितना होगा, सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं होने वाला है यहाँ पे, मैंने पिछली बार भी स्ट्रेस किया था इस चीज़ पे, राइट। लोग ज़बरदस्ती अपना सर आई इंटू अल्फा कर देंगे या कुछ, पता नहीं अपने दिमाग से पता नहीं क्या करने जाता है भगवान जाने। सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास नेट फोर्स होता है, ठीक है। एल कितना है, एल कितना होता है प्योर रोटेशन के केस में, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। आई इंटू ओमेगा वेक्टर, ये एल वेक्टर है, राइट। आफ्टर दैट हमारे पास क्या था, नेट टॉर्क कितना है, प्योर रोटेशन में चल रहा है ये सब, राइट। यस सर। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी है, half आई ओमेगा स्क्वायर। राइट। yes ध्यान रखना है ये जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास है ये अपने आप में बड़ी मुसीबत है। क्या है इसमें, वो पूरा है, मतलब दो कंपोनेंट है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला और एक टेंजेंशियल फोर्स वाला, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला, है ना। yes चलो फिर, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर एम जी एच सी एम। सेंटर ऑफ मास के हाइट यूज होगी, ठीक है। yes चलो फिर,
ये क्वेश्चन कराना है क्या दोबारा से? नो सर। नहीं ना, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो अपने आप में एक क्लास है। चलो, पुली विद मास देखना था हमें, है ना? क्या देखा था हमने? इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, रस्सी रस्सी पुल कर रही होगी। तो अगर इसका मास है और ये फिक्स्ड है, तब तो जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा F1 और F2, इन दोनों को ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा, तभी तो फिक्स्ड रहेगा, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर F1 और यहाँ पे F2 बोला, सेम रस्सी होने के बावजूद, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन होगा, राइट? यस सर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पुली घूमेगा ही नहीं, फ्रिक्शन ही तो घुमाएगा ना इसे। अगर फ्रिक्शन जीरो है तो F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई बीच में फ्रिक्शन लगा नहीं। और F1 F2 अगर इक्वल हो गए तो मतलब क्या हुआ, इसको घुमाने वाला कोई बचा नहीं। अभी इसका टॉर्क निकालेंगे क्या, RF2 माइनस RF1, राइट? RF2 इधर की तरफ, अंदर की तरफ, और RF1 बाहर की तरफ, राइट? मैंने अंदर वाले को पॉजिटिव ले लिया, बाहर वाले को नेगेटिव ले लिया, उल्टा कन्वेंशन ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो, find acceleration of the blocks assuming no slipping and approximating pulleys at pulley as disk। सर हाँ बेटा। मूवेबल पुली के केस में एक साइड में अगर T1 एक साइड में T2, तो सर ऊपर T1 प्लस T2 होगा? नहीं, क्योंकि मूवेबल पुली ना, उसका एक्सेलेरेशन है, मास है, एक्सेलेरेशन है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन आएगा ना बेटा। ओके सर। हमने किया था उसका क्वेश्चन भी, जो योयो किया था, योयो क्या था, मूवेबल पुली तो था एक तरीके से, यस सर। ठीक है? चलो, ये हो जाएगा ना? क्या किया था हमने यहाँ पे, M2G नीचे, T1 ऊपर, यहाँ T1 नीचे, यहाँ T2 नीचे, यहाँ T2 ऊपर, यहाँ M1G नीचे, इसकी इक्वेशन लिखी, इसकी इक्वेशन लिखी, इसकी रोटेशन की इक्वेशन लिखी, राइट? और एक रिलेशन क्या लिखा, इसका एक्सेलेरेशन और इसके रोटेशन के बीच में रिलेशन, राइट? ये अगर नीचे A से जा रहा है तो ये भी ऊपर A से जा रहा है, और अगर ये अगर अल्फा से घूम रहा है तो A इज इक्वल टू अल्फा आर, है ना? राइट? सो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। 6 इक्वेशन बन गई थी इसमें, क्योंकि वेरिएबल भी 6 है ना। ए, अगर दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग मान लोगे तो 6 हो जाएंगे, राइट? A1 A2 T1 T2 अल्फा, इतने ही है, इतने ही है, ठीक है, 5 है, 4 इक्वेशन। जो भी है। इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इसके घूमने की इक्वेशन, और ए इक्वल अल्फा आर, ठीक है, 4 इक्वेशन बनेगी, जो भी है। आगे बढ़े। यस सर। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन एनीवेयर। इसमें भी सेम सिमिलर क्वेश्चन का ही था, बस इसमें क्या था कि रस्सी जो लपेटी हुई थी, तो जब ये घूमेगी तो रस्सी रिलीज करेगी, और घुमाने के लिए इसको जो टेंशन लग रहा है उसके वजह से जो टॉर्क लग रहा है वही घुमाएगा, राइट? नीचे mg टॉर्क लग रहा होगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, टी इंटू आर, आर टी टॉर्क हो गया, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्क है इसलिए mr²/2, है ना? देखो, वैसे तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा, नहीं गिवन है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो आप उस केस में पुली को डिस्क की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा? चलो फिर, यो आया था, ये वाला नहीं, ये वाला, है ना? इसमें क्या था, इसका एक्सेलेरेशन निकालना था, राइट? नीचे mg, इधर t, हमने बोला इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ ये मान लो, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा मान लो, राइट? तो क्या था, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, आर टी टॉर्क हो गया, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट? एंड लास्ट में क्या था, जितना ये नीचे जाएगा उतना घूम के इसको रस्सी छोड़नी पड़ेगी, सो ए इज इक्वल टू अल्फा आर, राइट? तीन इक्वेशन थे, 3 वेरिएबल थे, सॉल्व हो जाएगा, है ना?
फिर इसके आगे यो 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 था जिसको हम 2 बार पढ़ चुके हैं, तो लेट्स लीव इट। ओके बेटा, सर डाउट्स डिस्कस कर लीजिए ना सर, ये सब मतलब समझ में आ गया तो। डाउट्स बेटा कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक बार फटाफट सब हो जाएगा तो बेटर है ना। तो आप लोगों ने बोला रिवीजन करा दो, तो मैं सोच रहा हूँ करा ही देते हैं, कल ले लेंगे डाउट्स। यस मतलब ओके सर। बीच में छोड़ने का मतलब नहीं किसी चीज़ को, ठीक है। और ये आज हो जाएगा पूरा, मुझे जैसा लग रहा है जिस स्पीड में मैं भाग रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। यस यस सर। अगला है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भूल गए होगे, छोटा सा टॉपिक था, यहीं पर यूज़ हुआ, मैं इसका यूज़ करता ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में। जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, जहाँ पे हम सारे मास को एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे सारे मास को मान सकते हैं, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। यस तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो रेडियस ऑफ गायरेशन के कैसे निकलेगा, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से निकलेगा। ओके, के बताता है कि आपका जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पर लाई करता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन में क्या था, नेट फोर्स 0 था, और रोटेशन में क्या था, नेट टॉर्क 0 था, राइट। दोनों के 3 टाइप्स हैं ऑब्वियसली। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कितने थे, 3 थे। कौन कौन से, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। वैसे ही रोटेशन में 3 थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल कब था, जब सेंटर ऑफ स्टेबल का मतलब क्या था, अगर आप इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा मूव भी कर जाओ तो टॉर्क उसको वापस अपनी जगह पे ले जाए, ये वाला केस। ग्रेविटेशन के केस में सिंपल सा स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जहां पर सेंटर नीचे हो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ओके बेटा, अगर ग्रेविटेशन की वजह से रोटेशन हो रहा है तो, है ना। यस सर। अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर बात करते रहे। हाँ मत करो प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। क्या बेटा, ये मैं जो बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम, मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन वाले केस में था, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने बताया था तोता वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, किसी क्वेश्चन बना ही सकते हैं ना। यस सर। तोता बना सकते हैं, गुड्डा बना सकते हैं, बहुत कुछ बनाया जा सकता है, राइट। सर वो पक्षी वाला एग्जांपल तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस एक ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, तब कहेंगे जब इट इज इन बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और in order to achieve equilibrium the body must experience no net force and zero torque about any axis। मतलब नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, और किसी भी एक एक्सिस का ऊपर अगर आपने टॉर्क 0 कर दिया तो सारी एक्सिस का टॉर्क तो 0 ही है ना। यस यस सर। तो बस यही है। वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी शॉर्टकट में क्या करते हैं, 2 एक्सिस का टॉर्क भी 0 कर देते हैं, हालांकि दैट इज नॉट द राइट। अगर उससे आंसर आ जाता बढ़िया है, सॉल्व हो जाता बढ़िया है, बट वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलो, इसमें अपन लोगों ने सॉल्व किया था, क्या आया था, T1 T2 इक्वल आया था, θ1 θ2 इक्वल आया, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। यस सर। क्या किए थे हम लोग पहले फोर्स बैलेंस किए थे, और दूसरा हम लोग किसी एक एक्सिस के अबाउट, चाहे इसके अबाउट, चाहे इसके अबाउट, चाहे इसके अबाउट, हमने टॉर्क 0 कर दिया था। शॉर्टकट में करना था तो इसका भी टॉर्क 0 कर दो, इसका भी टॉर्क 0 कर दो, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्रिक्शन निकालना था, हमने क्या किया था, हमने बोला था इस पर एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, वो ये स्मूथ था, ये नॉर्मल फोर्स N2 इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन इस पर ऐसे लग रहा है, और साथ में क्या लगेगा, mg तो लगेगा ही लगेगा, उसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। हमने फोर्स बैलेंस किए, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन N1 N2 3 वेरिएबल है, फोर्स के 2 ही इक्वेशन बनेगी, एक एक्स डायरेक्शन की, एक वाई डायरेक्शन की, तो हम एक और इक्वेशन चाहिए होगी, कौन सी लगाएंगे, टॉर्क की। टॉर्क अब यहाँ पे देखो हमारे पास चॉइस है किस एक्सिस को टॉर्क 0 किया जाए, मैक्सिमम फोर्स। तो मैंने बोला यार इसके वो टॉर्क 0 कर देंगे तो हमको ना फ्रिक्शन और ना N2 का टॉर्क लिखना पड़ेगा, 2 अननोन टॉर्क्स छूट जाएंगे, अननोन फोर्सेस के 2 अननोन फोर्सेस के टॉर्क हमें नहीं लिखने पड़ेंगे, हमारी इक्वेशन आसान पड़ेगी, इसलिए हमने इसी के और टॉर्क 0 कर दिया। वैसे एक नेचुरल चॉइस हमेशा क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास, बहुत अच्छी चॉइस होती है। जब हम कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन पढ़ेंगे ना,
तो उसमें और समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो की इक्वेशन लिखना वगैरह का क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, और क्यों लिखना चाहिए हमें। आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन भी कॉमन है, और ये जेईई एडवांस में आया हुआ है। अब डेटा ऑब्वियसली आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आया हुआ है। फ्रिक्शन शायद यहाँ था, राइट, नहीं स्मूथ वॉल कर दिया। अच्छा, जेईई एडवांस में जो आया था उसमें यहाँ पे फ्रिक्शन था, यहाँ फ्रिक्शन नहीं था शायद, ठीक है, जो भी है उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। बेसिकली कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस है, सारे नेट फोर्स जीरो करना है, नेट टॉर्क जीरो करना है। ओके, ये न्यूटन अंकल टेढ़े क्यों हैं, तो ये तो पता है हमें, लेकिन कितने टेढ़े हैं होंगे इसके लिए क्या बोला था हम लोगों ने, जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वर्टिकल लाइन में लाई करेगा, राइट, राइट या रॉन्ग, क्या हुआ, Yes, sir. क्योंकि हमें mg का टॉर्क जीरो करना है इस एक्सिस के अबाउट। अगर mg यहाँ रहेगा तो टॉर्क लगता रहेगा, तब तक लगता रहेगा जब तक mg यहाँ ना पहुँच जाए, है ना। Yes, sir. चलो फिर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहा था कि भैया अगर नेट टॉर्क जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो रहेगा तो हमारे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। Yes, sir. राइट, चलो फिर, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, इसमें हम लोगों ने डिस्क का एक ये क्वेश्चन कहता है कि ये वाला डिस्क रेस्ट पे था, ये घूम रहा था, इसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा। हमने बोला था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल रहेगा, क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, उसका यूज़ करके हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई थी, है ना। Yes, sir. सिमिलर काम हमने यहाँ पे किया था। इसमें क्या क्या ध्यान रखना था कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस ओमेगा आर हो जाएगी, राइट, Yes, sir. है ना, क्योंकि ये टेबल के ऊपर दौड़ रहा है, राइट। Yes, sir. और उसके बाद हमने फिर से क्या किया था, इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम को हमने जीरो कर दिया था, राइट, सॉरी कंजर्व कर दिया था, इनिशियली जीरो था इसलिए फाइनली भी जीरो रहेगा। आगे बढ़े। Yes, sir. यस। ये क्वेश्चन किया था अपन ने, बीटल सेंटर की तरफ जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे सेंटर की तरफ आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, राइट, है ना। Yes, sir. चलो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको यहाँ पर, ग्रेविटेशन में नहीं बताया था, ग्रेविटेशन वाला केस यहाँ सॉल्व कराया था, केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव किया था, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को प्रूव किया था, राइट, यस सर, जिसमें एरिया इक्वल था। हाँ, एरियल वेलोसिटी का, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी को प्रूव किया था, राइट, Yes, sir. हो चुका है वो भी। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, सीधे टॉपलिंग आ गए हम लोग। चलो फिर टॉपलिंग देख लेते हैं। टॉपलिंग में क्या देखा था कि टॉपलिंग क्या होती है, इस पर्टिकुलर मोशन को हम लोग टॉपलिंग कहते हैं, है ना। हमने क्या सीखा था कि अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो जो नॉर्मल है उसका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एक्शन धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा तो, और एक बार यहाँ शिफ्ट हो गया तो उससे आगे तो नॉर्मल फोर्स जा नहीं सकता, तो उस केस में उससे ज़्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, ये टॉपल कर जाएगा, राइट, राइट या रॉन्ग, Yes, sir. यही था ना। या दूसरा तरीका ये था कि भैया टॉपल करने वाला मोशन देखो तो इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो मतलब क्या है, इस एक्सिस के अबाउट जो फोर्स का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क से बड़ा हुआ तो टॉपल कर जाएगा। तो अगर सिर्फ टॉपलिंग की कंडीशन निकालनी है तो ये इस एक्सिस के अबाउट आप सॉल्व कर सकते हो कि फोर्स का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क बैलेंस ना कर से बड़ा हो जाए तो टॉपल कर जाएगा, राइट। बट अगर आपको ये बताना हो कि नॉर्मल फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन किधर है तो उस केस में आपको पूरी एनालिसिस, ये वाली एनालिसिस करनी पड़ेगी, है ना बेटा। Yes, sir. अभी चीज़ें केसेस काफ़ी आसान है कि mg और नॉर्मल फोर्स इक्वल है, ऑब्वियसली केसेस को चेंज किया जा सकता है, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हमने सेम क्वेश्चन किया था यहाँ पर, बस क्या था यहाँ पे, ट्रक धीरे जा रहा था तो ये नहीं गिरा,
थोड़ा तेज गया तब भी ये नहीं गिरा, पर अगर ये बहुत तेज जाएगा तो ये टॉपल हो जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेशन से जाएगा तो ये टॉपल कर जाएगा। तो क्यों टॉपल किया, सॉरी कब कितने एक्सेलेरेशन से टॉपल करेगा ये बताना था। तो उसके हमने क्या किया था कि अगर इसका एक्सेलेरेशन ए है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा ma, यही सूडो फोर्स इसको टॉपल कराने के काम आएगा। कई लोग बोलते हैं सर ये सूडो फोर्स तो सर आपके सेंटर से ऑफ मास पे लग रहा है, तो सर आपने कैसे ये टॉपल कैसे करेगा सर, सेंटर मास का और इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। बिल्कुल सही बात है, mg का टॉर्क भी जीरो, इसका टॉर्क भी जीरो, बचा क्या? अगर मैं सेंटर ऑफ मास का वर्ड लिख रहा हूँ तो बचा क्या? बचा सर इधर लगने वाला फ्रिक्शन और ऊपर लगने वाला नॉर्मल, राइट। इधर लगने वाला फ्रिक्शन और ऊपर लगने वाला नॉर्मल, है ना? समझ में आई बात? यस सर। फ्रिक्शन देखो ऐसे घुमा रहा है, नॉर्मल उल्टा घुमा रहा है। अगर फ्रिक्शन जीत गया तो कहानी खत्म, राइट। टॉपलिंग वाइल टर्निंग डिटेल में किया हमने, किया कि नहीं किया? यस सर। क्या किए थे हम लोग? हमें मालूम था कि टॉपल होगा तो आउटर व्हील के अबाउट टॉपल होगा। हम लोगों ने इसके लिए भी क्या किया, हम लोगों ने बोला कि भैया टॉपलिंग के लिए क्या करोगे, mg तो नहीं लगेगा, सूडो फोर्स ऐसे लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है इधर की तरफ, नॉर्मल इस पहिए पे ज़्यादा होगा। अगर टॉपल करने वाला होगा तो नॉर्मल से यहीं लगेगा। चलो इधर n1 मान लो, इधर n2 मान लो, धीरे धीरे n1 बढ़ेगा n2 घटेगा। टॉपल करते केस में n2 जीरो हो जाएगा, अगर n2 जीरो हो गया तो टॉपल हो जाएगा, राइट, है ना। मतलब ये वाला कॉन्टैक्ट छोड़ दिया ना, इस टायर ने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, मतलब टॉपल हो जाएगा, राइट। सो यही आपका टॉपलिंग वाइल टर्निंग का बेसिक, बाकी इक्वेशन लिखनी सॉल्व करना। टॉपलिंग पहले होगी कि स्किडिंग पहले होगी, उसके लिए क्या देखा था, स्किडिंग की कंडीशन निकाली, टॉपलिंग की कंडीशन निकाली। जो कम एक्सेलेरेशन पे, जो कम वेलोसिटी पे हो जाए वो होगा, है ना। समझ में आई बात? बेंडिंग वाला भी हमने किया था, क्या बोला था हमने इसमें कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल इधर, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस पे mg नीचे लगेगा और एक सूडो फोर्स बाहर लगेगा, राइट। अगर टॉर्क को जीरो करना है तो सिंपल सी कहानी है, इस एक्सिस को टॉर्क जीरो करोगे अगर, तो देखो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क तो ऐसे भी जीरो है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन के लॉन्ग लग गया तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, यस और नो? यस सर। सो एक तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपरली टॉर्क लिखो, इक्वल टू जीरो करो, आपका ऑलरेडी कितना एंगल से झुका हुआ है तुरंत निकल के आ जाएगा, राइट। इस एक्सिस के बाद सूडो फोर्स का टॉर्क लिखो, उसको mg के टॉर्क से बैलेंस कर दो, है ना। अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए r है तो r इंटू एम ए इज इक्वल टू आर, सॉरी r इंटू एम ए नहीं, r इन क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा इंटू एम ए इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू एम जी, यस और नो। ए क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, राइट। वही है और क्या, हो गया, इतना ही था। यस सर। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे कुछ बोला था कि सर उसके क्वेश्चंस करा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले। मैंने आपको क्या कुछ कुछ कराए थे ना, क्या क्या कराया था? सर वो प्लैंक वाले जिसमें सर्कुलर, प्लैंक वाले में हाइट निकाल ली थी अपन ने, यस हाइट निकाल ली थी ना प्लैंक वाले में। यस उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक पे नहीं आए थे ना, सर स्प्रिंग ब्लॉक का एक क्वेश्चन बस करा। एक क्वेश्चन कराए थे, और ये बताया था कि इसमें जो mgh जो प्लैंक वाला केस में था, स्प्रिंग के केस में वो हाफ के एक्स स्क्वायर था। यस सर। सॉल्व करके देखा था, यस सर। ओके। अब क्योंकि मेरे पास आधा घंटा है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डाउट ले लूँ या फिर मैं उसको कंप्लीट करा दूँ। मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, डाउट कर ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो वो जो प्लैंक वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है? ये ब्लॉक है जिसको हमने वेलोसिटी u से इधर फेंक दिया, ये रेस्ट पे था, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या होगा? जैसे जब तक ये ब्लॉक यहाँ है तब तक तो प्लैंक रेस्ट पे रहेगा, बट इसके बाद जब नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो प्लैंक एक्सेलरेट करेगा। और थोड़ी देर बाद के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जब ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा उस वक्त इनके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी, नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल थी। अच्छा सॉरी, वो जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, उसमें मैंने इसका छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, राइट? जो छोड़ के ऊपर उड़ जाए वाला क्वेश्चन नहीं कराया था ना। हम लोग को वो करा दिए था। सर बस मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा? हाँ, तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, राइट? तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, समझिए, अगर वो मैक्सिमम हाइट इसकी इस हाइट से ज़्यादा है तो क्या होगा उस केस में? सोचे क्या है, प्लैंक आपका ऐसे है, राइट? यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, ये आपका h है। दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल क्यों है? ग्राफ। क्योंकि बेटा कांटेक्ट छोड़ते वक्त वर्टिकल था ना ये प्लेन। यस सर। तो दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल है, इससे भी आप सेम इक्वेशन लगाओगे तो आपको हाइट का निकल जाएगी आपकी, राइट? है ना? क्या लिखोगे आप? मोमेंटम कंजर्वेशन से v निकल जाएगा जैसे पिछले केस में निकाला था जब ब्लॉक यहाँ था उस केस में। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखोगे? v तो मतलब सेम ही आया, उसका एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखोगे? इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh, जो यहाँ किया था। सेम इक्वेशन बनेगी, सेम ही आंसर आएगा, राइट? तो ब्लॉक अगर हवा में भी जाएगा तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। जब उसने छोड़ा कांटेक्ट तो उसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की इक्वल है v, उसका कुछ वर्टिकल वेलोसिटी और है v1 बोल देते हैं इसको। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा बेसिकली, और ये प्लैंक सीधे यहाँ आएगा, वापस आके प्लैंक पे गिरेगा ना, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। अब जब ये कांटेक्ट में किया तो दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में v1 वापस से हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहनी है, राइट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वापस से जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा प्लैंक के, इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी v3 कितनी होगी? समझ में आया? क्योंकि v1 मैंने इसको बोल दिया, काम करता हूं, इसको v1 नहीं बोलता हूं, इसको v डैश बोल देता हूं। चलो इसको v2 ही, v1 v2 कितना होगा ये बता दो। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के फिर से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? यहाँ से यहाँ डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, राइट? यहाँ से यहाँ डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि कहीं कोई मोमेंटम का भी लॉस नहीं हुआ है। यस और नो? है ना? तो दो इक्वेशन बनेंगी, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व हो जाएगा, राइट? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मैं इसका मास और इसका मास इक्वल लेके सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बता रहा हूँ बिना कुछ आगे बढ़े, अगर दोनों का मास इक्वल है तो v1 0 हो जाएगा और v2 की वैल्यू u हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सर हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर एंड mu इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2, राइट? यही दो इक्वेशन बनेगी ना? सोच के देखिए, ये इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन है कि नहीं है? सोचिए यहाँ क्या हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, दो ऑब्जेक्ट्स आए और दोनों के वेलोसिटी सेम थे। वो तो ठीक है, वेलोसिटी वो समझ, दो ऑब्जेक्ट आए, टकराए, डिफॉर्म हुए तो दोनों की एनर्जी किस, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई?
एनर्जी कम हो जाती है ना, जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती तो यस सर। एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। उसको जब दोबारा रिफॉर्म हुए तो फिर से दोनों अपनी अपनी कुछ वेलोसिटी लेके चले गए, राइट। है ना, दोनों का मास इक्वल है तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, अलग कहानी है। तो यहां सोचिए क्या हुआ, मोमेंटम पूरे रास्ते में कंजर्व है, एनर्जी काइनेटिक, अगर आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करो तो बीच में गायब हो गई, काइनेटिक एनर्जी बीच में गायब हो गई, वो इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट। यहां भी तो वही हुआ है, एनर्जी पूरे में कंजर्व्ड है, मोमेंटम पूरे में कंजर्व्ड है, बट एनर्जी का क्या हुआ, बीच में जब ये हवा में चला गया तो कुछ एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ या ना, यस सर। हाँ या ना, कुछ एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। वो एनर्जी जब वापस मिलेगी तो दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी लेके फिर से चले जाएंगे, जैसे कोलिजन में गए थे, राइट। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन स्प्रिंग का भी कराया था ना, स्प्रिंग का कराया था, क्या दिया था इसमें मैंने बोला था इसकी वेलोसिटी u है तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, राइट। तो अपन ने देखा था उसके दो आंसर आया था, एक प्लस एक माइनस, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन बराबर आया था, राइट। यस सर। पर आपसे अगर पूछा जाए कि नहीं, कंप्रेस होने के बाद जब दोबारा से नेचुरल लेंथ पे आया, उस वक्त इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 और v2 बताइए, समझ में आया? फटाफट आंसर दे सकता है कोई? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भाई फिर से इलास्टिक कोलिजन वाला तो केस है। इस स्टेज में क्या, जब जब वापस से ही नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, एक बार कंप्रेस होने के बाद फिर से जब नेचुरल लेंथ पे आया, उस स्टेज में क्या हो रहा है? उस स्टेज में सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 एंड हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, क्योंकि इस वक्त स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे कोई भी एनर्जी इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है, मतलब इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं है, राइट। क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, एनर्जी इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर वापस से स्प्रिंग ने अपनी एनर्जी जिस मोमेंट पे पूरी की पूरी छोड़ दी है, जिस मोमेंट पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, उस मोमेंट पे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया। तो यू कैन चूज टू सॉल्व इलास्टिक कोलिजन एज वेल टू फाइंड द आंसर, राइट। समझ में आई बात? यस सर। तो चलो, ये तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए थे, बहुत ही बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। एक चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे लेवल पे जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ये एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने बोला था एच सी वर्मा का एक एग्जाम्पल है, बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। वही एग्जाम्पल है, पढ़ा था किसी ने? समझ में आया था? समझ में आ गया था? चलो अच्छी बात है। मेरे पास एक ब्लॉक है m1, एक ब्लॉक है m2 मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया है F, ठीक है, और हमें बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है। ओके, समझ में आया? यस सर। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? मोमेंटम लगा सकता हूं क्या? नो सर। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स मूव भी कर रहा है इसलिए वर्क भी करेगा, एनर्जी भी अप्लाई नहीं कर सकता। करूं तो क्या करूं? फंस गए ना। हम लोगों ने जब भी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम देखा या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम देखी, हमारे दिमाग में एनर्जी और मोमेंटम आता है, वो दोनों ही अप्लाई नहीं कर सकते, फंस गए। अब क्या करें? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से तो ये सब क्वेश्चन होंगे नहीं भाई, करें तो क्या करें बताओ, आइडिया? दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल देंगे। उससे क्या होगा? देखो भाई बात समझो,
मुसीबत कौन सी है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या की जड़ क्या है, एफ एक्सटर्नल, है ना। yes, काश, याद है, काश ये ना होता, है ना। और उसके बाद कौन आ गया था, जैसे आपने काश ये ना होता बोली, कौन आ जाता है, शाहरुख अंकल आते हैं, yes, क्या बोलते हैं, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसे जुड़, आईना तो सर, यस सर। है ना। तो हम कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालने वाले हैं बेटा जिससे कि हमारा ये एफ एक्सटर्नल गायब हो जाए, है ना। समझ में आया। यस सर। मैं एफ एक्सटर्नल को गायब करने वाला हूँ, एफ एक्सटर्नल को मैं गायब करने वाला हूँ। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि एफ एक्सटर्नल गायब हो जाए, कोई फोर्स गायब तो होता नहीं है, बैलेंस जरूर होता है, गायब तो नहीं होता। गायब होता है क्या, नो no, सर। बैलेंस हो सकता है, बैलेंस कर देंगे सर तो अलग से फोर्स लगाने कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। हम कोई ऐसा फोर्स ढूंढेंगे जो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है और वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो सर ऐसा तो कोई फोर्स है ही नहीं जो एक्ट कर रहा है, अगर होता तो क्वेश्चन दे रखा होता, राइट, है ना। सोचो, एफ एक्सटर्नल करता क्या है, यही ना करता है। यस सर। अगर मैं किसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो करूंगा, मेक इट जीरो, कहानी खत्म, एफ एक्सटर्नल अपना आप जीरो हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। कैसे करेंगे जीरो, एक्सेलरेशन जीरो करना तो आता है सर में, कैसे, और C1 सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में चले जाओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा, यस और नो, yes, यस सर। होगा कि नहीं होगा। yes, यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये तो सबसे पहला चीज हुआ ना कि ये सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में जाना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ नया जुगाड़ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा रेफरेंस फ्रेम होता है बेटा। उसका कारण ये है कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है ना। यस सर, ओके। तो ये एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कैसे होगा, स्यूडो फोर्स से बैलेंस होगा, किससे बैलेंस होगा, C1 स्यूडो फोर्स से बैलेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग चले गए सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, मुझे मालूम है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में गया तो मेरे सिचुएशन क्या बन जाएगी, मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट पे तो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, फिर भी एक बार यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ फोर्स लगा F, इस पे एक सुयो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, m2 इंटू दिस, सो m2F अपॉन m1 प्लस m2, और इस पे फोर्स लगेगा इधर कितना, m1F अपॉन m1 प्लस m2, राइट। yes, नहीं भाई, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो देखो क्या, ये m2F है ना, F माइनस इस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी m1F अपॉन m1 प्लस m2, ये भी m1F अपॉन m1 प्लस m2 आएगा, यस और नो, है ना। ये भी इसके बराबर ही आ जाएगा ना, तो होना भी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना ही चाहिए सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में, यस और नो। यस सर। ओके, सो वापस से बना देता हूं मैं फिर इसको। बेसिकली मेरी सिचुएशन ये है कि इस पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ m1F अपॉन m1 प्लस m2, और इस पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ m1F अपॉन m1 प्लस
m2, यस और नो? Yes, sir. स्प्रिंग कांस्टेंट है k, राइट? है ना? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या होगा? और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? 0 हो गया अब तो, क्योंकि अब इन रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना हम। एक बार ये सिचुएशन बना ली तो उसका तो सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन 0 हो गया, राइट? तो इसके बाद क्या होगा? हमें मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सटेंशन के बारे में बात करनी है, मैक्सिमम एक्सटेंशन के बारे में बात करनी है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या हुआ? कि ये यहां आ गया है m2 मास, कितना आ गया है? x2 आ गया। और ये m1 मास यहां आ चुका है, कितना लेफ्ट में आ चुका है? ये x1 लेफ्ट में आ चुका है, राइट? yes sir, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में बैठे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? m2 x2 इज इक्वल टू m1 x1। यस और नो? Yes, sir. yes sir, ओके। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसका हम लिख सकते हैं कि एक्सटेंशन हुआ तो एनर्जी आई ना। अगर एक्सटेंशन हुआ है तो इलास्टिक एनर्जी आई ना स्प्रिंग के पास। वो कहाँ से आई? वो कहाँ से आई? देखो भाई, इनिशियली भी सब कुछ रेस्ट पे था, सेंटर मास भी रेस्ट पे था, राइट? yes sir, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में m1 m2 दोनों रेस्ट पे थे, तो सेंटर मास के रेफरेंस में दोनों पहले ही मूव नहीं कर रहे थे। और मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों की वेलोसिटी सेंटर मास की इक्वल होगी, इससे सेंटर मास के रेस्पेक्ट में अभी ये दोनों भी रेस्ट पर है, राइट? हाँ, है ना? एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, राइट? इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, है ना? तो दूसरी मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा m1f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x2। ये इस फोर्स ने वर्क किया, प्लस m1f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x1, ये इस फोर्स ने वर्क किया, राइट? yes sir, ये वर्क प्लस ये वर्क, ये कितना हो जाएगा? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यही तो मैं निकालना है, बोलो। Yes, sir. सो दैट मीन्स कि अब देखो m1f अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, देखो x1 प्लस x2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? हाफ के x1 प्लस x2। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2m1f अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। डन। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, यूजलेस हो गया ये, है ना? देखो, बात ही हमें पहले से नहीं मालूम था कि ये यूजलेस हो जाएगा, इसलिए हमें लिखना तो है ही, पर हमने जैसे ही ये एनर्जी की इक्वेशन लिखी, काम खत्म हो गया। हाँ, एक हिंट है कि आपको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो ना, और आप सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में आपने बोल दिया दोनों की वेलोसिटी इक्वल रहेगी, सब कुछ कर दिया, तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ये फालतू की इक्वेशन लिख रहे हो। पर इतना ये सब एनालिसिस जो ना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हो पाती है, पहले नहीं हो पाती, राइट? Yes. हमें तो जो आता है हम लिख देंगे, उसका देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो हम लोगों ने जैसे ही इक्वेशन लिखी एनर्जी की, x1 प्लस x2 एक कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 आ गया, यही आपका हो गया मैक्सिमम एक्सटेंशन, राइट? डन। तरीका देखा सोचने का? Yes, sir.
देखो क्वेश्चन तो यही वाला नहीं आएगा एग्जाम में, बट क्वेश्चन सोचने का तरीका आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन को का सोल्यूशन, क्वेश्चन ही सोल्यूशन कैसे सोचा जाए इसका तरीका आना चाहिए। तो समझ में आया सबको? यस Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट्स ले लूँगा, उसके बाद हम लोग आगे का पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।